देखिए आज अपन पढ़ेंगे एनडीपीएस का चैप्टर 2 जो प्राधिकरण और अधिकारियों से संबंधित है। कैसे संबंधित है? प्राधिकरण और अधिकारियों से संबंधित जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे। इसकी जो ये जो अध्याय है, जो अध्याय सेक्शन 4 से शुरू होता है और कुल मिला के 7 तक जाता है। तो सेक्शन जो 4 है उसमें एनडीपीएस संबंधी जो पदार्थ है उनके दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के बारे में बताया गया है कि रोकथाम कैसे की जाएगी और कौन के द्वारा की जाएगी, ये बताया गया है सेक्शन 4 में। क्या का रोकथाम? एनडीपीएस, यहाँ एनडीपीएस जो पढ़ रहे हैं, एनडीपीएस की जो पदार्थ है उनका दुरुपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम किसके द्वारा की जाएगी। देखिए पहला अपन इसको पढ़ेंगे कि क्या कहता है सेक्शन 4। इसमें लिखा है स्वापक औषधियों आदि के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपायों को किया जाना। तो पहला तो हेडिंग से स्पष्ट हो गया कि इसके लिए उपाय कौन करेगा? केंद्र सरकार। याद रखना आपको, केंद्र सरकार। तो केंद्र लिख दिया है यहाँ, इसका मतलब केंद्र सरकार। कौन करेगा उपाय? केंद्र करेगा, यानी केंद्र सरकार उपाय करेगी। देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है? इसका पहला क्लॉज कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्र सरकार स्वापक औषधि यानी एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग तथा उसके अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के प्रयोजनों के लिए ऐसे सभी उपाय करेगी जो वह आवश्यक और समुचित समझे और उसके चिकित्सकीय कोष्टक में लिखा और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए। तो ये क्या कह रहा है? केवल सिंपल सी बात कह रहा है, जो भी उचित उपाय होंगे जो केंद्र सरकार को ठीक लगते हैं इस अधिनियम के जो अवैध व्यापार है उसका दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को जो भी ठीक उपाय लगते हैं केंद्र सरकार वो सारे के सारे उपाय कर सकती है। ठीक है, तो कोई खास अंदर लैंग्वेज है नहीं। दूसरा कहता है इसका विशिष्टतया और उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपाय के अंतर्गत जो केंद्र सरकार इस उपधारा के अधीन करे निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपाय समाविष्ट होंगे। तो ये नीचे विषय बताए गए हैं कि केंद्र सरकार किन किन विषयों पर क्या कर सकती, उपाय कर सकती। पहला लिखा है ए में, विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों द्वारा। पहला है इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाइयों का समन्वय। तो क्या कर सकती है केंद्र सरकार? या तो इस अधिनियम के अधीन, या कह रहा है कि इस अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन के लिए जो तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधियां हैं या अन्य विधि बनाई है उनकी कार्रवाइयों को समन्वय करने के संबंध में केंद्र सरकार क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। इस अधिनियम के अधीन नियम बना सकती है और इस अधिनियम को लागू कराने के लिए जो भी विधियां बनाई गई हैं उन विधियों का भी समन्वय करने के लिए केंद्र सरकार क्या बना सकती है? नियम बना सकती है या कह लीजिए उपाय कर सकती है केंद्र सरकार। ठीक है। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के अध्ययन बाध्यता है, मतलब जो भी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन मतलब जो भी सरकार के अंतरराष्ट्रीय समझौते वगैरह होते हैं उसके अधीन जो बाध्यताएं केंद्र सरकार पर होती है उन बाध्यताओं की पूर्ति के लिए भी केंद्र सरकार क्या बना सकती है? नियम बना सकती है या उपाय कर सकती है। ठीक है। अगला है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार के निवारण और दमन के लिए समन्वय और सर्वव्यापी कार्रवाई को सुकर बनाने की दृष्टि से विदेशों से संबंधित प्राधिकरणों और संबंधियों अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सहायता। तो ये कह रहा है कि ऐसे चूंकि एनडीपीएस वाला बात है ये इंटरनेशनल स्तर पे होता है, ये वाला जो कारोबार है अवैध कारोबार जो है एनडीपीएस का इंटरनेशनल स्तर पर होता है। तो ये कह रहा है कि उसकी रोकथाम के लिए किसी अन्य देश की सहायता की जरूरत पड़ती है या अन्य संगठनों की जरूरत पड़ती है देश के बाहर, तो उसके संबंध में भी केंद्र सरकार क्या बना सकती है? नियम बना सकती है या उपाय कर सकती है। उपाय मतलब क्या होता है? समझौते हो जाते हैं एक दूसरे देशों से कि भाई आपके यहाँ जाएगा तो आप पकड़ के इस तरीके से वहां पे यहाँ का कोई है तस्कर वहां पकड़ के यहाँ से सुपुर्द करो, यहाँ का वहां सुपुर्द करो। इस तरीके के जो भी समझौते होते हैं उसके हिसाब से अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं कई जो काम कर रहे हैं इसके लिए रोकथाम के लिए, तो उसके संबंध में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? उपाय जो भी उचित लगे उसे वो उपाय कर सकती है। मतलब किसी भी संगठन से समझौते वगैरह हो जाते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, करार हो जाते हैं, एक दूसरे देशों से समझौते होते हैं, है ना। आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति गए, समझौतों पे हस्ताक्षर की। तो इसी टाइप के कई समझौते होते हैं, है ना। कई विषय होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही विषय होता है, कई विषय होते हैं, तो उनमें से ये भी विषय होता है
तो इस तरीके के उस पर कई हस्ताक्षर होते हैं, तो उन समझौतों को लागू कराने के लिए भी क्या कर सकते हैं, केंद्र सरकार उपाय कर सकती है। अगला है व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास, समाज में पुनः एकीकरण। ये कह रहा है कि जो लोग एडिक्ट हो चुके हैं, एडिकेट हो चुके हैं, काय के हो चुके हैं, इसके एनडीपीएस पदार्थों के आदी हो गए, लत वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में भी केंद्र सरकार उपाय कर सकती है कि भाई इनकी शिक्षा, इनको जब ये सुधर जाएंगे उसके बाद की देख रेख, है ना, और समाज में पुनः इनको मिलाना, इससे संबंधित के संबंध में भी सरकार उपाय कर सकती है या नियम बना सकती है। अगला है इसका डीए, चिकित्सकीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक औषधि और non प्रभावी पदार्थों की उपलब्धता। ये आप जानते ही हैं कि जो एनडीपीएस पदार्थ होते हैं मेडिकल में भी यूज होते हैं। अगर मेडिकल में यूज इनको सरकार छूट नहीं देगी तो फिर दवाई वगैरह, मेडिसिन वगैरह जो बनती है वो कैसे बन पाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ उसमें छूट देने के लिए भी सरकार क्या कर सकती है, नियम या उपाय कर सकती है, कितना देना है, कहाँ कहाँ देना है, किस हिसाब से देना है, तो उसके बारे में भी सरकार क्या करती है, नियम बना देती है। इसके अलावा अगला है ऐसे अन्य विषय जो केंद्र सरकार इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा स्वापक औषधि और प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग और उसके व्यापार के निवारण और रोकथाम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समुचित समझे वो उपाय कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, अन्य कोई उपबंध हो सकते हैं इस अधिनियम को लागू, अन्य इस जो अधिनियम बताया है एनडीपीएस अधिनियम है, इसके संबंध में अन्य कोई उपबंध है जो केंद्र सरकार को लगता है कि इसके संबंध में भी क्या किया जाना चाहिए, उपाय किए जाने चाहिए या नियम बनाने चाहिए, तो केंद्र सरकार बना सकती। किस उद्देश्य से बनाती, बस अवैध व्यापार को रोकथाम के लिए, है ना, इस तरीके से बनाती कि अवैध गलत तरीके से इसका क्या ना हो, व्यापार आदि ना हो। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अंदर एक बार पढ़ रहे हैं, अंदर में आपने देखा अभी कोई खास ऐसी बात नहीं निकली जिससे क्वेश्चन बने, केवल क्वेश्चन इसी से हेडिंग से बनेगा आपका कि एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम करने की शक्ति किसके प्राप्त है, बस इतना क्वेश्चन बनेगा और सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनेगा इसमें केंद्र सरकार का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये पढ़ रहे हैं इसीलिए कि थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, कोई खास लैंग्वेज ऐसी है नहीं कि जो याद करना हो या बार बार पढ़ना हो, एक बार पढ़ लूंगे तो हमेशा याद रहना, है ना, कॉमन है। तीसरा कहता है केंद्र सरकार यदि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक या समुचित समझे तो राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार की ऐसी शक्तियों और कृत्यों का उपयोग करने के प्रयोजन के लिए उपधारा 2 में निर्दिष्ट ऐसे विषयों के संबंध में अध्युपाय करने के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण तथा ऐसे आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे नाम या नामों से जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं कोई प्राधिकरण या प्राधिकरणों का अधिक्रमण गठित कर सकेगी और ऐसा या ऐसी प्राधिकरण आदेश में इस प्रकार वर्णित शक्तियों का प्रयोग और अध्युपाय कर सकेगा या कर सकेंगे, मानो ऐसा या ऐसे प्राधिकरण उन शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अध्युपाय करने के लिए इस अधिनियम द्वारा सशक्त किया गया था या किए गए थे। तो ये कह रहा है अध्याय 2 के अधीन आगे जो अपन पढ़ेंगे प्राधिकरण का गठन वगैरह, तो उसके बारे में कह रहा है कि जो प्राधिकरण का गठन अगर इस अधिनियम को लागू कराने के लिए, इस अधिनियम के जो दुरुपयोग को रोकने के लिए अगर सरकार को लगता है कि किसी प्राधिकरण बनाती है ना सरकार, आयोग बनाती है, प्राधिकरण बनाती है, तो उनका गठन भी सरकार क्या कर सकती है, विज्ञप्ति निकाल के कायम में राजपत्र में प्रकाशित करके उनका गठन भी कर सकती है। ये भी बता सकती है कौन कौन सी रैंक का अधिकारी होगा, किस किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, तो ये सारे के सारे नियम बना सकती है केंद्र सरकार। किस उद्देश्य से बनाती है, दुरुपयोग रोकने, काय के दुरुपयोग रोकने के लिए, एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग, एनडीपीएस पदार्थों का दुरुपयोग रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या बना सकती है, नियम। तो आपको केवल इतना याद रखना है, ये हेडिंग कि एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के रोकथाम की केंद्र सरकार की शक्ति किसमें दी गई, सेक्शन 4 में दिया गया। ये आपको याद रखना है, आपका इतना से काम चलेगा, इसके अलावा कुछ इसमें आपको याद नहीं रखना। ठीक है, उपाय आप जानते हैं क्या क्या कर, जो भी उपयुक्त उपाय सब कर सकते हैं केंद्र सरकार, यहाँ तक कि समितियों की बनाने की जरूरत है तो वो भी बना सकती है, मेडिकल के लिए छूट देने की जरूरत है तो वो भी दे सकती है। ठीक है ना, तो सारे उपाय कर सकती है, यहाँ तक इसमें लिख दिया, लेकिन सारे उपाय कर सकती, तो इतना आपको केवल इतना ही याद रखना है इसमें कि सेक्शन 4 क्या कहता है, एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग का और अवैध व्यापार की रोकथाम के बारे में कहता है, और रोकथाम कौन कर सकता है, केंद्र कर सकता है। ठीक है, ये याद रखना। अब सेक्शन जो 5 है वो आपका केंद्र सरकार के अधिकारी, इनको दोनों को ऐसे याद रखना है आपको, सेक्शन 5 केंद्र सरकार के अधिकारी और सेक्शन 7 राज्य सरकार के अधिकारी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना।
सेक्शन 5 काय के अधिकारी है? केंद्र सरकार के। और सेक्शन 7 में काय के अधिकारी? राज्य सरकार के अधिकारी। तो दोनों को अलग अलग करके याद रखना, 5 और 7, पहले केंद्र के अधिकारी फिर राज्य के अधिकारी। ये भी हेडिंग से काम चलेगा आपका, है ना। और ये परामर्श समिति जो अपन पढ़ेंगे अभी 6वीं में है, परामर्श समिति, है ना, एनडीपीएस परामर्श समिति है। देखिए 5वां क्या कहता है? 5वां कहता है, इसका पहला क्लॉज केंद्र सरकार के अधिकारी, ये कहता है धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्र सरकार एक स्वापक आयुक्त नियुक्त करेगी और ऐसे अन्य अधिकारियों को भी ऐसे पदाविधानों से नियुक्त करेगी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि स्वापक आयुक्त की नियुक्ति किस में की जाती है? धारा 5(1) के तहत क्या की जाती है? स्वापक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? स्वापक आयुक्त। ये क्वेश्चन आपका बनता है। ये पूछ सकते हैं क्लियरली कि कहाँ किस धारा में की जाती है? धारा 5 में की जाती है, या 5(1), 5(2), 5(3) करके भी पूछ सकते हैं। तो पहले क्लॉज की बात कर रहा तो 5(1) में कर सकते हैं। कौन नियुक्ति करता है? केंद्र सरकार नियुक्ति करती है। ठीक है, स्वापक आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। किस धारा में करती है? 5 में करती है। 5 के भी पहले क्लॉज में करती है ना। इसके अलावा अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करती है। तो स्वापक आयुक्त की नियुक्ति किसमें है? केंद्र धारा 5 में की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कहता है, स्वापक आयुक्त या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कृत्यों का पालन करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन भी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाए। तो अब ये कह रहा है कि स्वापक जो आयुक्त है वो क्या क्या काम करेगा? पहला तो ये कह रहा है कि या तो अपने आप में करेगा या उसको अन्य कर्मचारियों की जरूरत है तो उनके साथ मिलकर के कर सकता है। क्या कर सकता है? अफीम पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादनों पर रोक लगाएगा। पहली बात, अफीम पोस्त की जो खेती की जाती है या उसका जो उत्पादन किया जाता है उससे संबंधित जो क्या कहते हैं विधियां हैं उनके बारे में क्या करेगा? जी पालन करेगा, उन विधियों का पालन करेगा। मतलब अफीम से संबंधित जो भी लोग अवैध रूप से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, तो उसकी रोकथाम करेगा कुल मिला के। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो भी उसको पावर दिए हैं, जो भी शक्तियां दी हैं, उन शक्तियां जो भी कार्य केंद्र सरकार ने सौंपे हैं उन कार्यों का क्या करेगा? ये पालन करेगा, है ना। तो ये इसकी काम हो गए। स्वाभाविक सी बात है, काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, एनडीपीएस है तो वो है क्या कहते हैं अफीमी वगैरह की बात होगी तो अफीम पोस्त की खेती वगैरह है उसके संबंध में। इसके अलावा नीचे लिख दिया ना इस पत्र के ऐसी शक्तियां जो केंद्र सरकार दे उसे, या ऐसे कार्य जो केंद्र सरकार सौंपे, तो सारे कार्य हैं उसके लिए जो एनडीपीएस से संबंधित है वो सभी देखता है। केंद्र सरकार ने सभी सौंप रखे हैं, जितने भी एनडीपीएस हमारे ड्रग्स होते हैं वो सब इसकी निगरानी में रहते हैं। ये सब उन पर रोकथाम लगाने की कोशिश करता है ना। तीसरा देखिए क्या कहता है, उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी केंद्र सरकार के या यदि उस सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तो बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होगा। ये क्या कह रहा है कि जो स्वापक आयुक्त है किसके अधीन होगा? केंद्र के अधीन होगा। पहला तो केंद्र के अधीन होगा। अगर केंद्र ने बोर्ड बना रखा है और अगर केंद्र सरकार ने ऐसा आदेश दे रखा है तो वो बोर्ड के अधीन रहकर भी क्या करेगा? कार्य करेगा। तो दोनों के अधीन हो सकता है, केंद्र के अधीन भी है, केंद्र के अधीन तो होते ही है। और अगर केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है कि साहब आप बोर्ड की सिफारिश जो बोर्ड आपको सलाह देगा उसके हिसाब से काम करोगे, तो जो बोर्ड के अधीन रहकर भी क्या करेगा? काम करेगा। बोर्ड बनाते हैं, समिति बनाएगी, इसमें परामर्श समिति रहती है, ये परामर्श देती है, उनके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो ये केंद्र या बोर्ड के अधीन रहकर भी क्या कर सकता है? अपना काम करेगा, उसके नियंत्रण में रहेगा। जैसा बोर्ड समिति परामर्श समिति वगैरह है, एनडीपीएस परामर्श समिति, वो अपनी राय देंगी, बताएंगी कि भाई कैसी क्या स्थिति है, उसके अधीन रहकर ये क्या करेगा? काम करेगा। तो किसके अधीन रहता है? केंद्र और बोर्ड के दोनों के अधीन रहकर के ये क्या करता है? कार्य करता है। अब छठवां जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सेक्शन वाइज पूछा जाता है कि एनडीपीएस परामर्श समिति से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 6। ये आपको याद रखना है। देखिए इसका पहला क्लॉज क्या कहता है? इसका पहला क्लॉज कहता है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्वापक औषधि और वन प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति यानी एनडीपीएस परामर्श समिति, याद रखेंगे आप कौन सी समिति है? एनडीपीएस परामर्श समिति। ठीक है, परामर्श समिति के नाम से ज्ञात एक सलाहकार समिति जिसे इस धारा में इसके पश्चात समिति कहा जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि सलाहकार समिति, ये कैसी समिति? सलाहकार।
ये सलाह देने का काम करेगी। इसके बाद इनको केवल समिति कहेंगे, परामर्श एनडीपीएस वगैरह नहीं, आगे जाके जो एक्ट पढ़ेंगे तो केवल समिति आएगा। तो एनडीपीएस समिति किस तरीके की समिति होती है? सलाहकार तरीके की समिति होती है। ये क्या देती है? ये सलाह देती है केवल। इसका काम क्या है? केवल सलाह देना। सलाहकार समिति जैसे इस धारा में इसके पश्चात समिति कहा गया है, केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे विषयों पर जो सरकार द्वारा समय समय पर उसे निर्देशित किए जाए सलाह देने के लिए गठित कर सकेगी। ये क्या कह रहा है? कैसे विषय जो केंद्र सरकार इनको सौंपेगी उन विषयों पर ये क्या करेगी? अपनी सलाह देगी। किसको देगी? केंद्र सरकार को देगी। इनकी नियुक्ति सलाहकार समिति की कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। अब इसका दूसरा क्लॉज देखिए क्या कहता है, समिति एक अध्यक्ष और 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केंद्र सरकार नियुक्त करे। ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों से मिलकर बनेगी? इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष और 20 सदस्य। ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि कितने लोगों से मिलकर बनेगी। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 20 सदस्य। अब क्वेश्चन कैसे आता है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो आपसे टोटल पूछते कि कितने लोग होते हैं इसमें, कितने लोग होते हैं, बस इतना पूछा है आपसे, तो कितने होंगे? 20 + 1 21। ठीक है। और अगर वो पूछता है कि अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं। कुल कितने लोगों से मिलकर बनती है? तो एक अध्यक्ष और 20 सदस्यों से मिलकर बनती है। तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा आंसर। अगर वो पूछते हैं कि कितने लोगों से मिलकर बनती है या कितने लोग होते हैं इसमें, तो 21 होते हैं, एक ये हो गया, 20 हो गया। अगर वो ये पूछते हैं कि सदस्य कितने होते हैं, तो 20 हो गए। अगर वो पूछते हैं कि कितने किस तरीके से परामर्श समिति में कितने किस तरीके से बनती है, तो एक अध्यक्ष और 20 सदस्यों से मिलकर बनती है ना। तो जैसा क्वेश्चन उस पूछेंगे उस हिसाब से आपको आंसर लगाना। मोस्टली इसे ऐसे ही पूछते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। कंफ्यूजन करने के लिए माइनस मार्केंगे ना, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान में रखना वो कैसे पूछ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको आंसर लगाना है। ठीक, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है इसका कि कितने लोग मिलकर बनती है? एक अध्यक्ष और 20 सदस्यों से मिलकर के ये बनती है। कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। यहाँ केंद्र का काम है, तो कौन बना रहा है? केंद्र बना रहा है। ठीक है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो कहता है कि इसकी बैठकें जो है कहाँ होंगी। ये कहता है समिति की बैठक तब की जाएगी जब केंद्र सरकार ऐसा करने की अपेक्षा करे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति हो। ये कह रहा है कि बैठकें कब होंगी? जब केंद्र सरकार इनसे कहे कि साहब बैठक की जरूरत है, परामर्श की उसे जरूरत है, तब ये अपनी बैठक करेंगे। ऐसा नहीं कि 6 महीने में या साल में 2 बार, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ये तो जब केंद्र सरकार को इनकी परामर्श की जरूरत होगी, केंद्र सरकार बोलेगा अपना परामर्श दो, तब ये अपनी बैठक कर लेंगे। तो ये कह रहा है कब बैठक होगी? जब केंद्र सरकार चाहेगी तब इनकी बैठक होगी। केंद्र सरकार के अधीन होगी इनकी बैठक, मतलब जब केंद्र सरकार को इनसे कहेगा कि भाई परामर्श दो, तब ये लोग बैठ के मिलेंगे, बैठेंगे और क्या करेंगे? उस विषय पर केंद्र सरकार को क्या देंगे? कि परामर्श देंगे। तो कब बैठक होती है इनकी? जब केंद्र सरकार चाहे तब हो जाती है। कोई ऐसा नहीं कि 6 महीने में, साल में 2 बार या 6 महीने में 1 बार, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो जब केंद्र सरकार चाहे तब इनकी बैठक हो जाती है। ठीक है, तब ये बैठ जाते हैं और फिर कौन से विषयों पर काम करते हैं? जो केंद्र सरकार ने सौंपे हैं कि क्या सलाह देना, उसी विषय पे चर्चा करते हैं। फिर जो भी राय निकलती है वो राय सरकार को बताते हैं। और चूंकि ये तो आप जानते हैं जब कोई बैठक होती है तो उसके अंदर की जो प्रक्रियाएं होती हैं ये लोग खुद तय कर लेते हैं, कैसे विनियमित की जाएंगी, कैसे बैठक होगी, ये अपने आप कर लेते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं। अगला है चौथा इसका, समिति यदि वह अपने किन्हीं कृत्यों के दक्ष पालन के लिए ऐसा करना समीचीन समझे तो एक या अधिक उप समितियां गठित कर सकेगी और ऐसे किन्हीं उप समितियों में ऐसे किन्हीं व्यक्ति को जिनके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो पदधारी नहीं है, मतलब जो पद धारण नहीं करता है, जो समिति का सदस्य नहीं है, साधारणतः किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिए नियुक्त कर सकेगी। ये कह रहा है कि जो परामर्श समिति है, अगर इनको लगता है कि भाई इस समिति से काम नहीं चल रहा है तो ये उप समितियां भी गठित कर सकती है। उप समिति भी गठित कर सकती है, लेकिन उप समिति में वो लोग नहीं होंगे जो समिति में, इससे भिन्न लोग होंगे। ये लोग इसमें है वो इसमें नहीं होंगे, ये उससे भिन्न लोग होंगे। और कौन लोग होंगे? जिस विषय पर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति योग्य है जो सलाह दे सकता है, उनको परामर्श दे सकता है, उन व्यक्तियों की ये क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। तो उप समिति की नियुक्ति कौन कर रहा है? समिति। ये भी याद रखना। उप समिति कौन बनाता है? समिति बनाती है, केंद्र सरकार नहीं बना रही, समिति ही बना रही। उप समिति, समिति को बनाया केंद्र सरकार ने और समिति ने बना दिया उप समिति को। ठीक है, तो उप समिति कौन बनाता है?
समिति वाले ही बनाते हैं। इसमें कौन लोग होते हैं? जो समिति में नहीं होते वो लोग हो सकते हैं। जो समिति में नहीं है यानी ये 21 लोगों के अलावा कोई भी हो सकता है, जो भी योग्यता रखता है वो हो सकता है, 21 लोगों को छोड़ के। ये लोग नहीं होंगे, लेकिन ये यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, तो फिर क्या मतलब समिति का? आप खुद ही सोचो कि अगर इनको यहाँ भी रखना है यहाँ भी रखना है तो फिर क्या मतलब हो गया उप समिति बनाने का? कोई औचित्य नहीं रह जाएगा कि ये लोग यहाँ बैठे कोई यहाँ बैठे, तो क्या सलाह देंगे फिर? इसीलिए जो इसमें होंगे वो इसमें नहीं होंगे, अलग होंगे, इसमें नए लोग होंगे, है ना। तो जो समिति के लोग हैं वो इसमें नहीं होंगे। इसमें कौन होंगे? जो भी योग्य व्यक्ति होता है, जो सलाह दे सकता है, वो इसमें होगा। और उप समिति कौन बनाता है? समिति बनाती है। समिति को अगर लगता है कि उनकी सहायता के लिए उप समिति बनाई जानी चाहिए तो वो उप समिति बना सकती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब देखिए 5वां, अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि और उनके पदों में आकस्मिक रिक्तियां भरने की और उन्हें संदेह भत्ते यदि कोई हो तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधन जिसके अधीन रहते हुए समिति ऐसे किसी व्यक्ति को जो समिति का सदस्य नहीं है अपनी किसी उप समिति में से किसी को सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकेगी, ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाए। तो ये क्या कह रहा है? ये वही बात जो मैंने अभी बताया है कि अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके और पदों की आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति और उनके संदेह भत्ते यदि कोई हो, मतलब जो भी रीति वगैरह सरकार ने निश्चित की है उनके अनुसार ये क्या करेगी? उप समिति बनाएगी। और ऐसे किसी व्यक्ति को जो समिति का सदस्य नहीं है वो इसको उप समिति में क्या कर सकती है? रख सकती है। समिति वाले ऐसे किसी व्यक्ति को जो समिति का सदस्य आदि नहीं है उसको क्या कर सकती है? समिति में रख सकती है। अब देखिए तो इसमें इतना ही है, इसके ज्यादा नहीं, तो बस आपको केवल याद रखना है 5 में जो केंद्र सरकार की जो समिति होती है, केंद्र सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति कितनी में? 5 में है, तो आपको 5 की नियुक्ति है। धारा 5 में 6वें में केंद्रीय ये आपकी एनडीपीएस परामर्श समिति। एनडीपीएस परामर्श समिति कैसी समिति है? एक सलाहकार समिति होती है। इसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य होते हैं। समिति चाहे तो क्या कर सकती है? एक उप समिति का भी गठन कर सकती है। समिति का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, अधिसूचना द्वारा कर सकती है। और उप समिति का गठन कौन करता है? समिति वाले स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, ये बैठकें कब करते हैं? जब केंद्र सरकार चाहे तब ये बैठकें कर लेते हैं। ये 2-3 फैक्ट इसमें आते हैं बस। अब इसके बाद देखिए राज्य सरकार के अधिकारी की बात कर रहा है। 7वां जो है राज्य सरकार के, केंद्र के पढ़ ली, अब राज्य। ये कहता है, इसमें 2 ही क्लॉज है। पहला क्लॉज कहता है राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों को ऐसे पदाविधानों सहित जो वो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठीक समझे नियुक्त कर सकेगी। तो ये कह रहा है कि राज्य सरकार जैसा भी आवश्यक समझे ऐसे पदाविधानों के साथ, जैसा वो आवश्यक समझते हैं, वो क्या कर सकती है? राज्य सरकार भी एक समिति अपनी बना सकती है, ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसे वो आवश्यक समझती है, जिनको उसको लगता है कि समिति में होने चाहिए, उन सदस्यों को रख करके एक समिति का गठन कर सकती है। कौन करेगा? राज्य सरकार कर सकती है। देखिए दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन नियुक्त अधिकारी राज्य सरकार के या यदि वह सरकार ऐसा निर्देश दे तो किसी अन्य प्राधिकरण या प्राधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन होंगे। ये कह रहा है किसके? या तो राज्य सरकार के अधीन होते ही हैं। अगर राज्य सरकार आदेश देती है, जो भी प्राधिकरण वगैरह बनाए हैं, तो जो अधिकारी राज्य सरकार ने जो समिति बनाई है उसके जो सदस्य हैं वो उस प्राधिकरण के भी क्या रहेंगे? अधीनस्थ रहेंगे। राज्य सरकार नियुक्ति करती है, राज्य करता है, तो ये किसके अधीन रह सकते हैं? राज्य के भी रह सकते हैं। और अन्य प्राधिकरण जो राज्य घोषित करे तो उस प्राधिकरण के नीचे रह करके ये लोग क्या करेंगे? कार्य करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार ने इनको घोषित किया हो, है ना। तो उस प्राधिकरण के नीचे रह करके ये क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। राज्य सरकार के अधीन तो होते ही है, और उसके अलावा अगर राज्य सरकार को लगता है किसी अधिकरण के नीचे रह के भी काम करना चाहिए ताकि समन्वय बन जाए, है ना, ये अपनी हाँक रहे, ये अपनी हाँक रहे, ऐसा नहीं होगा ना। इसीलिए प्राधिकरण के अधीन रह के क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। क्योंकि केंद्रीय की परामर्श समिति अलग है, इनकी अलग है, स्वाभाविक सी बात है, इनके अधीन रह के ही काम करते हैं। तो ऐसा नियम बना सकती है केंद्र सरकार कि आप किसी के अधीन रह के जो समिति वगैरह है उनके अधीन रह करके काम करोगे, तो जो उसके अधीन रह करके क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, ये खास नहीं है, आपको केवल सेक्शन याद रखना है। इसमें भी सेक्शन याद रखना है।
इसमें स्वॉप इसमें भी सेक्शन याद रखना है। ये सारे सेक्शन तो याद रखने ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इसके अलावा इन स्वॉप एक्टिविटी किस सेक्शन में होती है ये याद रखना है आपको। परामर्श समिति में कितने लोगों से मिलकर बनती है ये याद रखना है। कौन मिलकर करता है। उप समिति कहाँ बनती है, उप समिति भी 6 में ही बनती है, समिति भी 6 में बनती है, उप समिति भी 6 में बनती है। तो ये याद रखना है। उप समिति तो आप जानते हैं किन बनाएगा, उप समिति कौन बनाएगा, समिति वाले स्वयं बना दे। उप समिति में कौन लोग होंगे जो समिति में नहीं होंगे, वो लोग कौन काय में होंगे, वो उप समिति में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन इससे निकल सकते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे नहीं निकलता। ठीक है, इसके बाद अध्याय जो है 2 इसी का भाग मान लीजिए। अध्याय 2A देखिए, ये चैप्टर है 2A। ये है औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि। ये क्या है, राष्ट्रीय निधि की बात कर रहा है। क्या बनाया जाता है इसमें, राष्ट्रीय निधि। राष्ट्रीय कहाँ गया, राष्ट्रीय निधि। ये क्या बनाता है, राष्ट्रीय निधि। एक कोष बनाया जाएगा। अब चूंकि अधिनियम बनाया जा रहा है, उसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो एक कोष बनाया जाता है, एक राष्ट्रीय निधि भी बनाई जाती है इस संबंधित जो एनडीपीएस संबंधी सारी जो चीजें हैं उसके क्रियान्वयन के लिए, उसके संचालन के लिए पैसों की भी जरूरत पड़ती है। जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करें आप, छोटे से बड़ा कोई भी काम करें, बगैर पैसों के तो काम होता नहीं है। तो यही कह रहा है कि पैसों की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए निधि भी बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये निधि बनाती है। तो ये क्या कहता है, राष्ट्रीय निधि की बात कहता है। क्या करेगा, निधि बनाएगा। देखिए ये क्या कहता है, 7A सेक्शन 7A। ये सेक्शन 7A है, इसमें यहाँ लिख देते हैं 7A। सेक्शन 7 कहता है औषधि के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निधि। क्या है इसमें, राष्ट्रीय निधि। काय के दुरुपयोग के लिए, एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग के लिए राष्ट्रीय निधि बनाई जाएगी। किस धारा में बनाई जाएगी, 7A में। ये याद रखना आपको। राष्ट्रीय निधि कहाँ बनाई जाएगी, 7A में बनाई जाएगी। काय के लिए बनाई जाती है, एनडीपीएस पदार्थों के दुरुपयोग के निवारण, इनको रोकने के लिए एक निधि की आवश्यकता होती है, तो एक निधि बनाई जाती है। देखिए ये क्या कहता है, पहला क्लॉज क्या कहता है इसका। पहला क्लॉज कहता है केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि, जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात निधि कहा गया है, कहलाएगी और इसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा। तो ये क्या रहा है कि केंद्र सरकार, इस अधिनियम कौन बना रहा है, ये स्पष्ट हो गया आपका। कौन बना रहा है राष्ट्रीय निधि को, केंद्र। यहाँ केंद्र ही लगभग सारे काम कर रहा है, तो कौन बनाता है, केंद्र सरकार। एक निधि की स्थापना करती है, फंड कहते हैं, जैसे फंड बनाती है, निधि बनाती, पैसों की जरूरत पड़ती तो फंडिंग करना पड़ती, तो फंड बनाती। सारे लोग कहाँ से पैसा आएगा क्या आएगा वो अपना भी पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार क्या बनाती है, एक निधि बनाती है। निधि का नाम क्या है, ये याद रख सकते हैं आप, राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि। राष्ट्रीय, क्या नाम है निधि का, राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि। दुरुपयोग नियंत्रण निधि, दुरुपयोग नियंत्रण निधि। आगे जाके केवल इसको निधि कहेंगे ना, तो इस नाम की होगी, किस नाम की होगी, राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि। ये नाम भी याद रखना, क्या करना है, नाम याद रखना। किस नाम से बनाई जाएगी, राष्ट्रीय औषधि, उसके बाद दुरुपयोग लगा दीजिए, उसका नियंत्रण कर दीजिए, निधि बन गई। तो काय की है, औषधि, राष्ट्रीय औषधि, बस इतना याद रखेंगे। और इसका क्या है, दुरुपयोग है, और उस पर नियंत्रण है, और फिर निधि है। तो राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि के नाम से एक राष्ट्रीय निधि बनाई जाएगी। किस नाम से बनाई जाएगी, राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि। ये याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। तो आगे जाके केवल निधि कहा जाएगा, वो तो खैर एक्ट में है की बात है, लेकिन हाँ परीक्षा में पूछ सकते हैं कि किस नाम से बनाई जाएगी, राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग नियंत्रण निधि। तो इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि केंद्र सरकार निधि बना दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने निधि बना दिया, तो अब उस निधि में पैसे जो है कहाँ से आएंगे, कौन कौन किस मद से पैसे आएंगे, मदद कहते हैं ना, किस किस जगह से किस किस मद से पैसे आएंगे, तो वो नीचे बताएगा, ABC करके बताएगा। पहला ए कहता है वह रकम जो केंद्र सरकार इस निमित्त संसद की विधि द्वारा विनियोग के पश्चात उपलब्ध कराए।
तो ये कह रहा है संसद के द्वारा, विनियोग के द्वारा, मतलब संसद में विधि बना के पास करती है ना संसद, बजट के द्वारा संसद जो विधि बनाती है, संसद एक फंड बनाती है, तो संसद मतलब केंद्र सरकार जो उपलब्ध कराती है, संसद में विधि पास करेगी, बिल पास करेगी, उसके बाद जो पैसा होता है जितना भी सरकार ने निश्चित किया गया हो उसको उसके द्वारा किया की जाएगी, इसकी पूर्ति की जाएगी। पहले तो कुल मिला के केंद्र सरकार भी देगी, ये मान लो आप। जो भी शुरुआत कर रही है तो सबसे पहले केंद्र सरकार एक विधि बनाए, वो क्या कहते हैं, केंद्र सरकार संसद में विधि बना के क्या करेगी, जो भी पैसा हो वो उपलब्ध कराएगी। दूसरा है अध्याय 5 का के अधीन संप्रत किसी संपत्ति के आगम। बी क्या कह रहा है, जो जब्त वगैरह होती है ना, इसमें जो एनडीपीएस वगैरह पदार्थ वाले होते हैं, तो 5 ए की बात कह रहा है, चैप्टर 5 ए की बात कह रहा है, 5 ए नहीं 5, हाँ 5 ए। तो ये कह रहा है 5 ए के तहत जो जब्त वगैरह संपत्तियां होती है, एनडीपीएस वगैरह संपत्ति जो जब्त वगैरह होती है, तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो उपलब्ध कराई जाएगी। मान लो एनडीपीएस पदार्थ हुआ, वो जब्त हुआ, फिर उसकी जो भी सेल कर देती है सरकार अपने तरीके से, अपने स्तर पर करती है, ऐसा नहीं खुले बाजार में नहीं होती, इसकी केंद्र सरकार के हिसाब से होती। तो केंद्र सरकार जो जब्त वगैरह माल होता है उसमें जो आय प्राप्त होती है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगला है ऐसे कोई अनुदान जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा, ये तो आप जानते हैं व्यक्ति भी देते हैं दान, कई दान दाता है तो दान देते हैं, तो दान में जो आती है व्यक्ति भी दे सकती है, कई संस्थाएं भी देती हैं, कई संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती है ना, कई संस्थाएं जो दान देती है, इंटरनेशनल संस्थाएं तक है, तो वो सारे दान भी इनको उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन निधि में जमा की गई रकम के विनियोग से कोई आय, विनियोग से कोई आय मतलब जो भी पूर्व में जो जमा किया गया था रकम, उससे जो भी आय वगैरह होती है, जो भी आय वगैरह होगी, मान लो जो खर्च करते हैं या मान लो बैंक में ही पड़ा है पैसा, जो भी एक्स्ट्रा आय होती है, जो भी ब्याज ब्याज मिलता है वो भी इसमें ब्याज किया जाएगा, इसी के लिए खर्च किया जाएगा। तो जो इसकी आय होती है, जो विनियोग के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है, और या फिर मान लो किसी में, ये लोग क्या करते हैं किसी चीज में लगा दिए पैसा, और वो पैसा मतलब कोई भी चीज में लगा दिए, कंपनी में लगा दिए, कुछ शेयर खरीद लेते ना कि साथ निधि खरीद लिया, अब निधि का कुछ पैसे से शेयर खरीदा, तो शेयर की जो वैल्यू बढ़ गई, तो वो सारा पैसा, जो सारा पैसा क्या है इसमें इसी में जाएगा, या मान लो बैंक में रखा है जो भी ब्याज मिला वो भी इसी में जाएगा, तो सारे का सारा इसमें जाएगा। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त करता है, संसद के द्वारा प्राप्त करता है, जो जब्त संपत्ति उसके द्वारा प्राप्त करता है, और मूल रूप से जो दान वगैरह जो आते हैं उनके द्वारा इनकी जो पैसों की जो चीज आपूर्ति है वो पूरी की जाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्लॉज इसका क्या कहता है, ये था पहला क्लॉज, इसके बाद इसका है दूसरा क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या कहता है, दूसरा क्लॉज कहता है निधि का उपयोजन केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए किए गए अध्यपायों के संबंध में उपगत व्यय की पूर्ति के लिए किया जाएगा। अब जो चूंकि ये तो यहाँ हो गया, इनका पैसा की पूर्ति हो गई यहाँ पे कैसे की जाएगी, है ना, ये तो पूर्ति, अब ये खर्चे हो गए, पैसे आए तो खर्चे भी होंगे, खर्च कह लीजिए, खर्चे कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो जो खर्चे हैं, खर्चे कैसे किए जाएंगे, तो नीचे लिखा है कि जैसा केंद्र सरकार बनाए, नीचे कुछ वजह लिखी, उन चीजों में इनके जो पैसा है वो खर्च किया जाएगा। किन किन चीजों में पैसा खर्चेंगे जी, खर्च पहला है इसका एक, ये कहता है स्वापक औषधि या मन प्रभावी पदार्थों या नियंत्रण पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम, तो काय के व्यापार की रोकथाम, एनडीपीएस पदार्थ, एनडीपीएस जो पदार्थ है उनके अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए, अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए रोकथाम करेंगे, अवैध व्यापार की क्या करेंगे जी, रोकथाम। तो उसमें जो पैसा खर्च होगा उसमें पैसा खर्च करेंगे, एनडीपीएस संबंधी जो अवैध व्यापार होता है उसके रोकने में जो भी खर्चा आता है ये सब उसका वहन करेंगे। दूसरा है स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग का नियंत्रण, ये उसके दुरुपयोग भी, दूसरा कहता है उसका दुरुपयोग किया जाता है अगर, तो उसका भी नियंत्रण करेंगे, ये क्या करेंगे, दुरुपयोग का नियंत्रण करेंगे, उसमें भी जो पैसा खर्च होगा ये समिति के द्वारा खर्च किया जाएगा, दुरुपयोग आदि होता है तो उसका नियंत्रण में भी पैसा खर्च किया जाएगा। अगला है व्यसनियों की पहचान करना, उसका उपचार और पुनर्वास करना, ये कह रहा है एडिक्ट वगैरह वाले जो लोग होते हैं उनकी चिकित्सा वगैरह में जो पैसा खर्च होता है, उनका पुनर्वास में जो पैसा खर्च होता है, व्यसनी, व्यसनीय अकेला लिखती है, तो व्यसनीय जो व्यक्ति होते हैं, एडिक्ट जो व्यक्ति होते हैं
उन व्यक्तियों के इलाज में जो पैसा खर्च आता है, उनको फिर से समाज में मिलाने में, उनको उनकी देखभाल में जो भी पैसा खर्च आता है, ये समिति उसका भार उठाएगी। ठीक। अगला कहता है औषधियों के दुरुपयोग के निवारण के लिए, ये भी कह रहा है, ये नियंत्रण था या उसका निवारण भी लिख लेते हैं, नहीं लिख लेते। ठीक है, अलग अलग लिखा है लेकिन मैंने इसी में लिख लिया ही है। तो औषधि के जो दुरुपयोग है उसके निवारण के लिए जो भी पैसा खर्च आएगा वो समिति के द्वारा ही किया जाएगा। अगला कहता है बेचैनी को औषधि प्रदाय करना जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सकीय आवश्यक है। अगला ये क्या कह रहा है कि जो एडिक्ट है उनके लिए क्या क्या उपलब्ध कराना, एनडीपीएस पदार्थ उपलब्ध कराना। अब आप कहोगे एनडीपीएस पदार्थ क्या क्या होता है? जो एडिक्टेड व्यक्ति होते हैं, एडिक्ट व्यक्ति होते हैं, जिनको लत लग चुकी होती है, वो एकदम तो नशा नहीं छोड़ पाते। ये तो आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शराब का नशा तो आदमी एक बार छोड़ सकता है, लेकिन इसका नशा नहीं छोड़ पाता। एक बार ये दो कुछ टाइम अगर आदमी इसको लेने लगे तो फिर वो उसका हैबिचुअल हो जाता है, उसकी बॉडी इस तरीके की हो जाती है कि अगर उसे ना मिले तो उसको ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है, इतनी बुरी स्थिति हो जाती है। तो जब कोई व्यक्ति इसका इलाज कराता है कि वही छोड़ना चाहता है या एडिक्ट है, जो उसका इलाज हो रहा है, तो डॉक्टर लोग जो है इसकी मात्रा वो देखते हैं उसकी बॉडी में कितना इस तरीके का एनडीपीएस पदार्थ, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद वो देखते हैं कि ये कितना डोज एक दिन में लेता था। तो जब इसका इलाज चलता, काफी दिन इसका इलाज चलता है, तो पहले डॉक्टर क्या करते हैं, उसकी एकदम से मात्रा बंद करेंगे, स्वाभाविक सी बात है वो आदमी पागल हो जाएगा या मर जाएगा, इसलिए एकदम से उसकी मात्रा खत्म नहीं करते। तो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उसकी मात्रा खत्म करते हैं। क्या करते हैं, वो जानते हैं कि सारे एक दिन में ये 2 डोज लेता था, 3 डोज लेता था, जो उसकी मात्रा होती है पहले उसको उतना ही देते हैं, फिर धीरे धीरे कम करते आते हैं, ताकि उसकी क्या होती है, आदत खत्म होती जाती है। धीरे धीरे कम करते चले आते हैं और फिर उसकी धीरे धीरे जब आखिरी में आके बंद करवा देते हैं। तो इस तरीके से पूरा कोर्स होता है इनका। तो ये कह रहा है कि ऐसा जो व्यसनी है, जो एडिक्ट है, उसको जो एनडीपीएस पदार्थों की आपूर्ति के लिए जो भी खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा, वो समिति उठाएगी। आपने देखोगे कई जगह नशा मुक्ति केंद्र लिखे रहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र, आप कहते हो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र बने रहते हैं, कई प्राइवेट भी बने रहते हैं, कई जगह, हर जगह हर शहर में बन गए आजकल। तो ये लोग कोई समाज सेवा के लिए नहीं बना रहे, ये लोग इसलिए बनाते हैं, क्या होता है इसमें एनडीपीएस पदार्थ आता है इनके पास, किस लिए आता है, जो एडिक्ट लोग होते हैं ना उनके लिए आता है। उनके लिए इसलिए आता है कि एकदम से तो कोई छोड़ नहीं सकता, ये तो आप भी जानते हो कि एकदम से तो कोई छोड़ नहीं सकता, छोटी छोटी मात्रा उन्हें दी जाती है ताकि वो उससे धीरे धीरे करके वो छोड़ सके उसे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये उसमें गबन करते हैं और कुछ नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, वो जो आता है एनडीपीएस पदार्थ देते कम है, धीरे धीरे करके थोड़ा। अब आप जानते ही हो कि एनडीपीएस पदार्थ काफी वैल्यूबल होता है, मार्केट में भी इसकी काफी प्राइस होती है, थोड़ा सा बचा लिए तो वो लाखों का हो जाता है ना। थोड़ा सा आप जानते हैं कि इतनी सी 10 ग्राम की 100 ग्राम की भी चीज होगी, 50 ग्राम की छोड़िए, थोड़ा सा होता है तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। तो ये लोग इसी चक्कर में नशा मुक्ति के शायद ही एक आध दो होंगे जो लोग केवल समाज सेवा के लिए खोले हों, वरना सब लोग अपने आर्थिक मुनाफे के लिए खोले रहते हैं। नशा मुक्ति केंद्र वाले आजकल आप देखो बहुत जगह बन गए। तो नशा मुक्ति केंद्र में ये सब आते हैं, ये ऐसा नहीं कि केवल शराबी वालों को छुड़ाते हैं, इसको भी छुड़ाते हैं, एनडीपीएस वगैरह है ये सब, इसमें इसका भी इलाज चलता है, सबका चलता है। इस तरीके एडिक्ट लोग आते हैं, उसके लिए सरकार क्या देती है, एनडीपीएस पदार्थ देती है, ताकि वो जो व्यक्ति है धीरे धीरे क्या कर सके, उसको छोड़ सके। तो ठीक है, ये अपना हो गया। कहाँ था अपना, अब तीसरा जो इसका क्लॉज है, तीसरा क्लॉज और है इसमें 7A में। तीसरा क्लॉज कहता है, सेक्शन 7 में पढ़ रहा हूँ 7A, इसका तीसरा क्लॉज कहता है केंद्र सरकार उस सरकार को सलाह देने के लिए वो केंद्र सरकार द्वारा राजपथ में अधिसूचित सीमा के अधीन रहते हुए उक्त निधि से धन निकालने की मंजूरी देने के लिए एक ऐसे शासी निकाय का जैसा वह ठीक समझे गठन करे। ये कह रहा है धन निकालने के, धन निकासी की बात कह रहा है कि अगर धन निकासी के लिए भी एक क्या कर सकती है, शासकीय निकाय, यानी शासकीय जो निकाय होगा, निकाय कैसा निकाय, एक शासी निकाय, निकाय का गठन कर सकेगी। अब बात ये आएगी ना क्या समिति से पैसा कौन निकालेगा, किसकी अनुमति से निकलेगा, तो उसके लिए भी सरकार क्या कर सकती है, धन निकालने के लिए भी एक क्या बना सकती है, एक शासी निकाय का गठन कर सकती है। तो ये गठन
शासी निकाय हुआ यही तय करेगा कि कितना पैसा इस समिति से निकाला जाएगा, जो फंडिंग हुई है उसमें से पैसा कितना निकाला जाएगा, किस मात्रा में निकाला जाएगा, कितनी किस्तों में निकाला जाएगा। तो ये शासी निकाय का गठन कर सकती है, जो तय करेगा कि इस समिति का जो पैसा है, जो फंड आया है, वो कितना और कब निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये कितने में, ये तीसरी क्लॉज काय का गठन करेगी, धन निकासी के लिए शासी निकाय का गठन कर सकती है। अगला कहता है कि शासी निकाय में एक अध्यक्ष जो केंद्र सरकार की अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, 6 से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार नियुक्त करे। तो शासी निकाय में भी एक निकाय में कितने लोग कौन से मिलकर बनेगा, तो ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष, एक क्या होगा, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा और सदस्य, कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य। तो जी 6 सदस्यों से मिलकर, पहला तो क्वेश्चन यही बना है कि जो शासी निकाय होता है, पहला किसमें, 7A के तीसरे क्लॉज में इसका बनाया गया है धन निकासी के लिए। और इस शासी निकाय जो होता है उसमें कितने लोगों से मिलकर बनता है, एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों से मिलकर बनता है। अपर सचिव की पंक्ति, ये आता है अपर सचिव, तो इस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, अपर सचिव की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। इस रैंक, इस रैंक का हो सकता है या इससे ऊपर की रैंक का हो सकता है, तो अपर सचिव रैंक से नीचे का नहीं होगा, है ना। तो ये याद रखना, किस रैंक का होता है, अपर सचिव। सचिव तो आप जानते ही क्या होता है ना, लोक सेवक बनते हैं, तो आप ये समझ लो कि सचिव जो होता है, अब इससे बड़ा कोई पद होता नहीं है, सचिव से बड़ा, इससे बड़ा कुछ अगर आप बनते हो, अगर आप नेता नहीं हो तो की बात करें, अगर आप लोक सेवक हो तो इससे बड़ा पद होता नहीं भारत में कोई, सबसे बड़ा पद होता है, इसके नीचे अपर सचिव। तो ये कह रहा है कि अपर सचिव से नीचे की रैंक का नहीं होगा कोई, है ना। इस रैंक का ये याद रखना, अपर सचिव से, जो केंद्र, कौन किसका अपर सचिव, केंद्र सरकार का, राज्य का मत कर देना, केंद्र सरकार का बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के अपर सचिव से नीचे का नहीं होगा। तो याद रखना, इसमें कितने लोगों से मिलकर बनती है, एक अध्यक्ष से और 6 सदस्यों से मिलकर बनती है। क्या बनती है, शासी निकाय बनाया जाता है धन निकासी के लिए। जो अध्यक्ष होता है वो अपर सचिव की रैंक से नीचे का व्यक्ति नहीं हो सकता, है ना, केंद्र सरकार का, राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला है लास्ट पॉइंट, शासी निकाय को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति। ये तो आप जानते हैं, जब कुछ भी निकाय बना है तो वो अपनी प्रक्रियाएं, कैसे बैठक करना है, कब करना है, किस दिन करना है, ये अपनी प्रक्रिया खुद विनियमित कर सकते हैं। कोई भी संगठन बना दिए अपने, कोई भी टीम बना दी, तो जैसे कि आप कोई टीम बनाते, कोई टीम का कैप्टन बना दिया किसी को और आपने टीम बना दी, तो वो अपनी देखते कि उनको कहाँ फील्डिंग लगाना है, कहाँ बॉलर लगाना है ना। इस तरीके से समिति वाले जो बनाते, जो नियुक्ति करते, वो तो नहीं बताने जाएंगे ना कि तुम कहाँ लगाओगे, क्या करोगे, है ना। ऐसी ये आपने समिति बना दी, जब समिति जो अपना काम करेगी तो जो प्रक्रिया है वो अपनी खुद निश्चित कर सकती है कि कब बैठक करना है, कब कैसे करना है, कब क्या होना है, तो वो अपनी प्रक्रिया खुद निर्मित कर सकती है। ठीक है, ये आपका था 7 है। इसके अलावा है 7B, 7B और है, देखिए 7B क्या कहता है। 7B कहता है केंद्र सरकार, इसका हेडिंग कहता है निधि के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। ये भी सेक्शन पूछा जाता है, क्या है इसमें, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट काय में है, 7B। तो ये याद रखना है आपको कि वार्षिक रिपोर्ट काय में, 7B में है, कि जो निधि वगैरह है, जो निधि बनी हुई है, वो निधि क्या करेगी, अपनी साल में एक रिपोर्ट तैयार करेगी। तो वो किस धारा के तहत करेगी, 7B में। इसमें लगा केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात, जब वित्तीय वर्ष होता है तो उसके अंत के पश्चात यथासाथ शीघ्र राजपत्र में एक रिपोर्ट प्रकाशित करवाएगी, जिसमें लेखाओं के विवरण सहित वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 7 का के अधीन वित्त पोषित क्रियाकलापों का लेखा जोखा दिया जाएगा। मतलब कैसा पैसा आया, कहाँ से आया। एक अपना जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी समाप्ति के बाद केंद्र सरकार क्या करेगी, राजपत्र, एक गजट निकलवाएगी और पूरी आय, उसकी कैसे, कहाँ पैसा खर्च हुआ, वो सारी चीजों के बारे में क्या करेगी, एक जानकारी देगी, विवरणों सहित, वित्तीय विवरण सहित पूरे वर्ष का, कि कितना आया पैसा, कितना गया, कहाँ आया, कहाँ कौन सी मद से पैसा आया, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, है ना। ये सारी चीजों के बारे में सरकार क्या करेगी, हर साल जो वित्तीय वर्ष होता है
उसके दौरान क्या करेगी, एक लेखा जोखा देगी। काय का लेखा जोखा देगी, इसका रिपोर्ट का, है ना, लेखा जोखा। जोखा, लेखा जोखा ही है, लेखा जोखा। लेखा जोखा मतलब आय व्यय, कितना कमाया और कितना खर्च किया, कितना पैसा आया कितना गया, है ना। तो सारी चीजों के बारे में सरकार क्या करेगी, हर साल क्या करेगी, लेखा जोखा प्रदान करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका अध्याय 2। ठीक है, इसके बाद देखिए अध्याय 3 है। आज इतना रहने दीजिए, अध्याय 3 कल से पढ़ेंगे ना, आज क्या है थोड़ा थक गया था आज इतनी